जयशंकर ने फिर लगाई पाकिस्तान की क्लास, बांग्लादेश को भी लपेटा, एक साथ साधे दो निशाने। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, जो अपनी हाजिर जवाबी और जबरदस्त कूटनीति के लिए जाने जाते हैं, जो समय समय पर पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखाते हैं और बता देते हैं कि भारत के बारे में गलत सोच रखने वालों को अब छोड़ा नहीं जाएगा। जयशंकर में बिना सीधे किसी का नाम लिए भी दुश्मनों को मीठे मीठे शब्दों से मारने की कला भी खूब है। इसी कड़ी में भारत के प्रमुख जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस रायसीना डायलॉग में भी डॉक्टर एस जयशंकर का जलवा दिखा। उन्होंने इस दौरान कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बिना उस पर हमला बोला। दरअसल एक पैनल डिस्कशन में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें वैश्विक व्यवस्था की जरूरत और जोखिम भरे देशों की ओर से पैदा होने वाले खतरों पर बातचीत हुई, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसी दौरान पाकिस्तान का जिक्र किया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, जिस तरह एक देश के लिए घरेलू व्यवस्था जरूरी है, वैसे ही दुनिया के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था भी जरूरी है। अगर कोई वैश्विक व्यवस्था नहीं होगी तो इससे सिर्फ बड़े देशों को ही फायदा नहीं होगा, कोई भी देश चरमपंथी स्थिति में होगा वो इसका फायदा उठाएगा। जोखिम भरा देश बनने के लिए आकार में बड़ा होना जरूरी नहीं है। हमारे पड़ोसी इसका उदाहरण है। अब उनका यह जवाब पाकिस्तान को लेकर एक तंज है। उन्होंने जिस तरह पड़ोसियों शब्द का इस्तेमाल किया, उससे पाकिस्तान के साथ इन दिनों भारत पर गलत नजर रखने वाले बांग्लादेश का भी जिक्र कर दिया। जयशंकर यही नहीं रुके, उन्होंने पश्चिमी देशों पर भी निशाना साधा और उन्हें आड़े हाथों लेते हुए कहा, आज हम राजनीतिक हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं। जब पश्चिमी देश किसी देश में जाते हैं तो वो कहते हैं कि वहां लोकतंत्र खतरे में है। जब कोई दूसरी पश्चिमी देश में जाता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण हस्तक्षेप होता है। दुनिया के कामकाज को ऑडिट करना महत्वपूर्ण है। अब जयशंकर जैसे एक बार फिर पाकिस्तान, बांग्लादेश और पश्चिमी देशों पर टूट पड़े, उससे ये एक बार फिर से साफ हो गया कि भारत की कूटनीति और नए भारत की शक्ति के आगे कोई अब टिकने वाला नहीं बचा है। और अब जो भी है उसे ये अब समझना भी होगा कि भारत से गलत पंगा लेने की बजाय अगर वो साथ मिलकर चलना चाहे या काम करना चाहे तभी उसका भला हो सकता है। अब आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ। Let's give you a second example. We all speak of sovereignty and territorial integrity. All of us agree. It's a vital principle. It's the bedrock of global rules. After the Second World War, the longest standing illegal, I would say, presence, occupation of a territory by another country pertains to India. What we saw in Kashmir. Now, we went to the UN. What was an invasion was made into a dispute. So, the attacker and the victim were put on par. Who were the culpable parties? UK, Canada, Belgium, Australia, USA. So, pardon me, I have some question marks on that whole order. Now, I can give you many more. We speak today of political interference. When the West goes out into other countries, it's apparently in pursuance of democratic freedoms. When other countries come into the West, it seems to have a very malign intention. So I think we need, if to have an order, there must be fairness. I agree with you, Dominic. We need a strong UN, but a strong UN requires a fair UN. A strong, a global order must have some basic consistency of standards. We have military coups to our east in Myanmar. They are no. We have them even more regularly to the west, where. They seem to be okay. So I think it's important to audit the working of the world for the last 8 decades and be honest about it, and to understand today that the balances, the shareholdings in the world have changed. We need a different conversation. We need, frankly, in that sense, a different order.